गिरिराजपुर एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। चारों ओर हरे भरे पेड़ों से ढके पहाड़, पक्षियों की चहचहाहट और शुद्ध हवा इस गांव की सुंदरता को और बढ़ा देती थी। लेकिन इस गांव की असली पहचान कुछ और थी। यहाँ बहने वाली जादुई नदी। इस नदी के बारे में लोगों का कहना था कि अगर कोई इसके पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट करे तो ये उसे अवश्य पूरा करती है। इसी कारण ये नदी केवल गिरिराजपुर ही नहीं बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। रमेश, एक साधारण किसान, अपनी पत्नी सीमा के साथ इस गांव में रहता था। उनका जीवन मेहनत और संघर्ष से भरा था। रमेश के पिता की पुश्तैनी जमीन पर उसके चाचा ने कब्जा कर लिया था। रमेश ने जमीन को वापस पाने के लिए वकीलों के चक्कर काटे, लेकिन हर बार हार ही हाथ लगी। एक दिन रमेश अपनी चिंता पत्नी से साझा कर रहा था। सीमा, मैं कितना कुछ कर चुका हूँ, लेकिन चाचा जी हमारी जमीन वापस देने का नाम नहीं ले रहे। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। आपको जादुई नदी के बारे में तो पता है ना? क्यों ना आप वहां जाकर अपनी समस्या का हल मांग ले। जादुई नदी, क्या सच में वो मेरी मदद कर सकती है? बिल्कुल। मेरी सहेली ने बताया था कि उसने भी वहां जाकर अपनी समस्या हल करवाई थी। आपको वहां जरूर जाना चाहिए। सीमा की बातों ने रमेश के मन में उम्मीद की किरण जगा दी। अगले दिन वह जादुई नदी का पता पूछने निकल पड़ा। रमेश काफी देर तक गांव के रास्तों पर भटकता रहा। हर किसी से नदी का पता पूछता, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। अंत में एक बूढ़े आदमी ने बताया कि नदी गांव के पश्चिमी छोर पर है। रमेश तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वह नदी तक पहुंच गया। नदी का दृश्य देखकर वह मंत्रमुग्ध रह गया। पानी बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। आसपास के पेड़ और चट्टानें भी इस चमक से प्रभावित दिखाई दे रही थीं। ये तो सच में जादुई है। ऐसी चमक तो मैंने कभी नहीं देखी। जैसे ही उसने ये कहा, नदी के भीतर से एक कोमल लेकिन गूंजती हुई आवाज आई। हाँ, तुमने सही कहा, मैं जादुई नदी हूँ। लेकिन यह बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? रमेश घबरा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नदी बोल भी सकती है। तुम सच में बोलती हो? हाँ, मैं बोलती हूँ। लेकिन जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरी शक्तियाँ केवल सूरज की रोशनी में काम करती हैं। रात होते ही मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। और रमेश ने जल्दी से अपनी समस्या नदी को बताई। उसने बताया कि कैसे उसके चाचा ने पुश्तैनी जमीन हड़प ली थी और वह उसे वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास कर चुका था। तुम्हारी समस्या गंभीर है, लेकिन मेरी मदद की एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं तुम्हारी जमीन वापस दिलवा दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कोई अनमोल चीज देनी होगी जिसकी तुम्हारे लिए अहमियत हो। हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक सोने का हार बनवाऊंगा और तुम्हें उपहार के रूप में दूंगा। नदी उसकी बात सुनकर संतुष्ट हो गई। ठीक है, तुम मेरी नदी से थोड़ा सा पानी भर लो और अपने चाचा के पानी के मटके में मिला दो। बाकी मैं संभाल लूंगी। रमेश ने नदी से सुनहरे पानी की एक छोटी सी बोतल भरी और अपने चाचा के घर की ओर बढ़ गया। रमेश ने जैसे ही अपने चाचा के पानी के मटके में जादुई पानी मिलाया, उसे लगा जैसे सब कुछ बदल जाएगा। अगले ही दिन उसका चाचा खुद उसके घर आया। रमेश बेटा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने जो किया वह गलत था। ये लो तुम्हारी पुश्तैनी जमीन के कागजात। अब वह जमीन तुम्हारी है। मुझे माफ कर दो। ये देखकर रमेश और सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रमेश, जादुई नदी ने सच में कमाल कर दिया। जो काम बड़े बड़े वकील नहीं कर सके, वह उस नदी ने कर दिया। अब हमें नदी को उसका उपहार दे देना चाहिए। रमेश ने सीमा से वादा किया कि वह जल्द ही नदी को सोने का हार बनवा कर देगा। रमेश अब जमीन वापस पाकर न केवल राहत महसूस कर रहा था, बल्कि उसके दिल में जादुई नदी के प्रति गहरी कच्चिता भी थी। उसने सीमा से वादा किया कि वह नदी को सोने का हार बनवाकर चढ़ाएगा। गांव के सुनार से बात कर रमेश ने हार बनवाने का काम शुरू किया। लेकिन इस बीच रमेश के मन में लालच के कुछ बीज उगने लगे। वह सोचने लगा कि सोने का हार बनवाने में बहुत खर्च हो रहा है। नदी ने मेरी मदद तो कर दी, लेकिन क्या सच में मुझे इतना महंगा हार चढ़ाने की जरूरत है? वह तो केवल मेरा भाव देखती है, हार का मूल्य नहीं। क्यों न मैं इसकी जगह कोई साधारण हार बनवा कर दे दूं? रमेश ने सीमा को बिना बताए हार में सोने की जगह पीतल का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। रमेश ने हार बनवाकर नदी के पास जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, उसने हार को नदी में रखकर धन्यवाद दिया। हे जादुई नदी, यह आपका उपहार है। आपने जो किया उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। कुछ क्षण तक शांति रही। फिर अचानक नदी का पानी उबलने लगा। एक तेज गर्जना हुई और नदी की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। रमेश,
क्या तुमने सोचा था कि मैं सच और झूठ का फर्क नहीं समझ पाऊंगी? तुमने सोने के हार की बात कही थी और मुझे ये साधारण पीतल का हार चढ़ा दिया। रमेश हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। मुझसे गलती हो गई। हे नदी, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा कि आप भावनाओं को देखती है, न कि उपहार की सामग्री। मैं भावनाएं देखती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये उपहार तुम्हारे मन के लालच को दर्शाता है। मैं तुम्हारी सहायता के बदले सच्चाई और त्याग की अपेक्षा करती हूँ। अब तुम्हें इस गलती का परिणाम भुगतना होगा। नदी के ये शब्द सुनते ही रमेश के पास पड़ी उसकी जमीन के कागजात हवा में उड़ने लगे और नदी के पानी में विलीन हो गए। रमेश रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर नदी से माफी मांगी। मुझे एक और मौका दें, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। इस बार मैं वादा करता हूँ कि सच्चे मन से आपको सोने का हार बनवा कर चढ़ाऊंगा। नदी कुछ देर शांत रही, फिर बोली, ठीक है रमेश, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर इस बार तुमने कोई छल किया तो तुम्हें सब कुछ खोना पड़ेगा। रमेश ने गांव लौटकर तुरंत सुनार के पास जाकर असली सोने का हार बनवाने का काम शुरू किया। इस बार उसने अपनी पत्नी सीमा को भी सब कुछ सच सच बताया। आपको सच्चाई का मार्ग अपनाना ही चाहिए था। चलो, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ और नदी को सच्चे दिल से धन्यवाद दो। कुछ दिनों में हार तैयार हो गया। रमेश और सीमा ने मिलकर नदी के पास जाकर हार चढ़ाया। हे जादुई नदी, यह हार आपके प्रति मेरी कृतज्ञता का प्रतीक है। मैंने लालच किया, लेकिन आपने मुझे सही राह दिखाई। इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। नदी ने रमेश की सच्चाई को परख लिया। वह फिर से बोल उठी, रमेश, सच्चाई और समर्पण ही मेरी सबसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। इस बार तुमने अपने कर्म से ये साबित कर दिया। जाओ, तुम्हारी जमीन अब हमेशा तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। और याद रखना, जीवन में कभी भी लालच और झूठ का सहारा मत लेना। रमेश ने अपनी गलती से सीख ली। वह अपनी जमीन पर मेहनत से खेती करने लगा और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन किया।